हेलो एवरीवन, दिस साइड सी सोनाली जिंदल। हमने जो है रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इसी का आज डे 1 हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द लाइव मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम डे 1। इसके अंदर जो है हमने पहले, अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस प्रोग्राम रिलेटेड तो आप लॉन्च वीडियो देख सकते हो, बट मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि इसके अंदर हम थीमेटिक थीम्स जो हैं PYQ में से उसको लेकर जो है मेंस का सिलेबस कवर करेंगे, और साथ ही साथ जो है डेली 20 कॉपीज जो है एवेल्युएट होंगी, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से जो फर्स्ट बेस्ट 3 कॉपीज होंगी उसको नेक्स्ट डे जो है डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपकी जो आंसर राइटिंग है वो साथ साथ इम्प्रूव होती रहे। और फोकस करेंगे जो थीम्स हैं PYQ से, उसमें से उठा के जो है हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करें। अब इसके अंदर जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो है GS3 इकोनॉमी। उसके अंदर फर्स्ट थीम उठाया गया है ग्रोथ। उसके अंदर सब थीम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या रोल ऑफ लेबर। डे 2 के अंदर इसी थीम को कंटिन्यू करते जो है हम जॉबलेस ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। अब GS3 इकोनॉमी इसलिए फर्स्ट उठाया गया है क्योंकि जो हम प्रीलिम्स में अभी पढ़ के आए होते हैं वो टॉपिक्स फ्रेश होते हैं, लेकिन हमारे पास जो नोट्स हैं वो 100 पेजेस से भी ज्यादा के होते हैं और हमें समझ नहीं आता उसको मेंस के अंदर उस नॉलेज को कैसे अप्लाई किया जाए। और अगर हम टेस्ट सीरीज में देखते हैं जो भी इंस्टीट्यूट्स की बनती है उसके अंदर बहुत ही माइक्रो टॉपिक्स के ऊपर जो है इकोनॉमी के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और हम अब देखेंगे कि यूपीएससी कभी भी माइक्रो टॉपिक्स को नहीं पूछता। दे आस्क अबाउट द होलिस्टिक ग्रोथ एंड GDP ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो हम इसी को लेके जो है PYQs को देखते हैं। अब इसके अंदर जो मैं फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि हम कमेंट्स को पढ़ते हैं, उन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करने की भी कोशिश करते हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि PYQ को डिस्कस किया जाए 2013 से लेके 2023 तक। अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा पहले से ही प्लान ये था कि हम PYQ थीम्स को ही डिस्कस करेंगे। हम थीम को उठाएंगे, उसके थीम के अंदर जो है जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इन सालों में तो उसको हम लेकर चलेंगे। और इन्होंने कहा है कि लाइव आंसर लिखवा के आप एग्जाम कंडीशन के अंदर जो है कैसे पॉइंट सोचे, इसको भी डिस्कस किया जाए। इट्स वेरी गुड कि आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम पता है कि एग्जाम जब इन्वायरमेंट होता है तो उसके अंदर मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जब रैंडम क्वेश्चंस आते हैं तो उसके पॉइंट्स किस तरह सोचे, किस तरह जो है पेजेस फिल किए जाए, ये दिमाग में नहीं आता। उसी को हम लेते हुए चलेंगे। उसको करने के लिए हमने मेन जो है PYQ थीम्स जब हम डिस्कस करेंगे उसके जो थीम समझ में आएंगे तो उसके टेम्पलेट्स जो हैं वो बना के चलेंगे कि किस तरह जो है अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है तो सोचने का थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है कि अगर आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो देखे हो, ये समझा हो कि यूपीएससी ने पास्ट ईयर्स में इन क्वेश्चंस को कैसे पूछा है, ताकि आप नेक्स्ट जो है जो भी मेंस लिखने का मौका मिलेगा वहां पे आप एग्जाम लाइक कंडीशन में पॉइंट्स को जोट डाउन करने में आपको जरूर हेल्प करेगा। तो अब हम देखते हैं कि जो थीम हमने उठाई है ग्रोथ थीम, वो इस सिलेबस के साथ कैसे लिंक होती है। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के अंदर मेंशन्ड है कि व्हाट आर द इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट। तो सिलेबस के अंदर जो पॉइंट जो मार्क किया गया है वो इश्यूज है, मतलब इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के रिलेटेड क्या इश्यूज हैं ये आपके दिमाग में आना चाहिए। इश्यूज अगर आपको पता होंगे तो ऑब्वियसली आप वे फॉरवर्ड लिख के ले जाओगे, लेकिन इश्यूज आपको तभी पता होंगे अगर आपको ग्रोथ फैक्टर्स पता होंगे। इसी के अंदर जो है यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं वो पहले हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि टेम्पलेट क्या बनाया जा सकता है इन तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। तो यूपीएससी ने यहाँ पे जो फैक्टर बताया है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो लेबर प्रोडक्टिविटी को बताया है, उसके इंक्रीज होने से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हुआ है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए ये भी देखेंगे हाउ टू डिवाइड द क्वेश्चन। अगर मैं सिर्फ ये वीडियो बना दूंगी कि क्वेश्चन को कैसे किया जाए वो मे बी आपके लिए उतना यूजफुल ना हो, लेकिन जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करोगे और उसकी डिस्कशन देखोगे
तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि पार्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है आंसर राइटिंग के अंदर। तो है यहाँ पे पूछा गया है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लेड बाय इंक्रीज इन द लेबर प्रोडक्टिविटी। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। तो यूपीएससी ने लेबर इकोनॉमिक ग्रोथ की एक फैक्टर बताया कि लेबर प्रोडक्टिविटी की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, लेकिन आपको ग्रोथ पैटर्न सुजेस्ट करना है जिसके कारण जो है हम क्रिएट कर पाए मोर जॉब्स। अब इसी के अंदर किसी भी तरह का इस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह से आपको सोचना है, ऑलरेडी एक प्रिपेयर्ड टेम्पलेट हम बनाएंगे एंड में, ताकि जो है आप इस तरह के क्वेश्चंस को विदाउट डरे जो है सॉल्व कर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आई वुड से ये जो थोड़ा सा करंट अफेयर्स रिलेटेड है, जहां पे जैसे जीडीपी का मेथोडोलॉजी क्या चेंज हुई है इसको पूछा गया है। यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे ने कोट किया था वी शेप्ड रिकवरी, उसके बारे में पूछा गया। और इनफैक्ट वी शेप्ड रिकवरी की बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर बात रही थी, इकोनॉमिक सर्वे ने कोट किया। और ये जो टाइम था वो कोविड लॉकडाउन के बाद जो रिकवरी हुई है इकोनॉमी के अंदर, उसके बारे में बात की गई थी। तो ये दो क्वेश्चन जो है हम कह सकते हैं करंट अफेयर से लिंक्ड है, लेकिन जो सिलेबस का पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स को भी किस डेप्थ के अंदर पूछा जाएगा। कभी भी ये नहीं पूछा जाता बहुत ही माइन्यूट माइक्रो टॉपिक्स, वो ब्रॉड ही टॉपिक्स पूछते हैं करंट अफेयर्स में से भी। तो आपको जो है प्रीवियस ईयर से ही पता चलेगा कि किस तरह के करंट अफेयर्स जो है यूपीएससी पूछ सकता है। अब मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है पोटेंशियल जीडीपी क्या है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, factors that inhibiting the India from realizing this potential GDP. I would say this is the star question. 2020 का जो ये क्वेश्चन था ये ब्रॉड क्वेश्चन है, जिसको अगर आपने प्रिपेयर करके रख लोगे तो इसी से जो है बाकी के क्वेश्चंस के अंदर जो है टेम्पलेट आपका प्रिपेयर हो सकता है। तो पोटेंशियल जीडीपी क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए जीडीपी होता क्या है। जीडीपी जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑब्वियसली अगर आपने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया होगा तो बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो आप प्रिपेयर कर लिए होंगे। पोटेंशियल जीडीपी क्या हो जाएगा, जो बेसिकली कितनी क्षमता है, कितना पोटेंशियल है, कितनी कैपेसिटी है इंडिया की टू अचीव दैट जीडीपी। तो बेसिकली कांस्टेंट इन्फ्लेशन के ऊपर कितना आप जीडीपी अचीव कर सकते हो वो हो जाएगा पोटेंशियल जीडीपी। डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे पोटेंशियल जीडीपी के, वो भी ग्रोथ फैक्टर से ही लिंक करेंगे। तो अगर आपने ये क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिया तो नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर इकोनॉमी की आपको हेल्प होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आई वुड से ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो है पूछा गया है कि डू यू एग्री विद द व्यू दैट द स्टेडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन द गुड शेप, गिव रीजंस। तो बेसिकली ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, जहां पे पूछा गया है कि स्टेडी जीडीपी ग्रोथ है और लो इन्फ्लेशन है, इसके जो है इसके कारण इकोनॉमी जो है गुड शेप के अंदर है। यहाँ पे आती है बारी जो आपने स्टैटिक इकोनॉमी कवर की है, उसके कंसेप्ट समझे हैं, उसको अप्लाई किया जाए। जैसे कि आप प्रीलिम्स की थोड़ी सी नॉलेज लगाने की कोशिश कीजिए। अगर स्टेडी जीडीपी ग्रोथ है, इससे क्या होगा, स्टेडी जीडीपी ग्रोथ है मतलब ग्रोथ जो है वो स्टेडीली इंक्रीज हो रही है, वो एक मेंटेन्ड है, तो सस्टेनेबिलिटी है ग्रोथ के अंदर। तो जो पॉवर्टी है वो कम की जा सकती है, इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ होगा। लो इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, जो परचेजिंग पावर है वो इम्पैक्ट नहीं होगी लोगों की, जिसके कारण जो लोग हैं वो परचेज कर पाएंगे प्रोडक्ट्स को, तो इससे भी पॉवर्टी कम होगी। और इसके कारण जो है पॉवर्टी कम होगी तो इंक्रीज की जा सकती है इनकम ऑफ द पीपल। तो स्टेडी जीडीपी ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन, लेकिन आप नेगेटिव भी सोचिए, लो इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, लो इन्फ्लेशन क्या इंडिकेट करता है कि देयर इज अ लेस डिमांड इन द इकोनॉमी। और जब आपने डिटर्मिनेंट्स प्रिपेयर करोगे पोटेंशियल जीडीपी, जो कि आपने 2020 के क्वेश्चन में देखा, वहां पे मेन डिटर्मिनेंट जो है पोटेंशियल जीडीपी का वो है एग्रीगेट डिमांड। आपको पता है कि बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमी के अंदर, डिमांड अगर इंक्रीज होती है तभी जो है प्रोडक्शन की जाती है, सप्लाई होती है। अगर सप्लाई होती है, आप समझ सकते हो सप्लाई मींस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ही तो जीडीपी है। तो मतलब जो अंडरस्टैंडिंग आपको स्टैटिक इकोनॉमी से आई है वो कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि आपको बोल दिया जाए कि जो वहां पे पढ़ा है कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, इसको आप डिफाइन कर दीजिए।
जबकि वहां की जो इंटरलिंकेजेस ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, जो कि एक टॉपिक्स पढ़े हैं, वो यहाँ पे आके जो है आपको अप्लाई करने होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको पॉजिटिव लिख सकते हो कि स्टेडी जीडीपी ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन के कारण क्या हुआ है, और इससे आप ये भी कह सकते हो कि फिस्कल डेफिसिट भी कम होगा क्योंकि सब्सिडीज कम देनी पड़ेंगी। लेकिन नेगेटिव भी हो गया, लो इन्फ्लेशन इंडिकेट्स बेसिकली लो एग्रीगेट डिमांड। लो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कम प्रोडक्शन होगी, मतलब लेस जीडीपी, और इसके कारण जो हो सकता है लो इन्फ्लेशन ये भी इंडिकेट करता है कि बेसिकली आपकी जो करेंसी है वो हो सकता है कि उसके अंदर डेप्रिसिएशन देखा जाए, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो इंटरलिंकेजेस चाहिए बिटवीन द कंसेप्ट्स, इकोनॉमी के अंदर मेन यही है। लेकिन अगर आप माइक्रो टॉपिक्स को प्रिपेयर करते रहोगे तो आप इसके आंसर्स नहीं लिख सकते। आपके माइंड के अंदर जो है ग्रोथ फैक्टर्स जो है वो होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप जो माइक्रो टॉपिक्स है ना, मैक्रो टॉपिक्स आई मीन, जो इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं, अगर उसको भी माइंड में रख लोगे, उसके एक एक पॉइंट मेंशन करते जाओगे, तब भी आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह टेम्पलेट को अप्लाई कर सकते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी यही बात की गई है कि जो फेलर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इन अचीविंग द गोल ऑफ द लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स रेदर देन द कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, मेजर्स क्या हो सकते हैं। ये जो है हम जो डे 2 के अंदर लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट थीम, उसके रिलेटेड है कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव में क्या आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर फेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2015 के अंदर जॉबलेस ग्रोथ की बात करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न क्या रहा। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको प्रॉपर जो है एवोल्यूशन पता होगा इकोनॉमी का, जॉबलेस ग्रोथ कब हुई, ये हम डे 2 के अंदर लेंगे। ग्रोथ का नेक्स्ट जो फैक्टर यूपीएससी फोकस कर रहा है वो फोकस कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट में भी लेबर प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो यूपीएससी के जो जितने भी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं वहां पे जो दो मेन फैक्टर्स आपको नहीं भूलने हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और लेबर। अगर यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी टॉपिक को या किसी फैक्टर को ज्यादा इंफेसिस कर रहा है क्योंकि उसी के ऊपर क्वेश्चन बना दिया गया है, इसका मतलब ये है इन द फ्यूचर अटेम्प्ट्स जो है मॉडल आंसर में उस टॉपिक्स को या उस पॉइंट को फॉर श्योर मेंशन किया जाएगा। तो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से ये भी निकलना चाहिए कि आप फ्यूचर क्वेश्चन के आंसर्स में कौन से पॉइंट्स को प्रायोरिटी दोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं, ये भी आपको पता लगना चाहिए। अब आ जाते हैं हम टेम्पलेट के ऊपर कि किस तरह आप इकोनॉमी के इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जो है किस तरह आंसर दोगे। अब बात आती है, आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी फॉर श्योर पढ़ी होगी इकोनॉमी की। अगर नहीं भी पढ़ी है फिर भी प्रीलिम्स को प्रिपेयर करते वक्त बहुत ही जनरल जो टॉपिक आपने जरूर सुना होगा और पढ़ा होगा अगर आपने प्रेपरेशन की है, वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सबसे कॉमन टॉपिक है, बट आई वुड से कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस को लिखने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको ये फैक्टर्स भी याद रहते हैं, यहां से भी जो है आप टेम्पलेट्स निकाल सकते हो। तो टेम्पलेट क्या है? लैंड। अब कमेंट सेक्शन के अंदर आई एक्सपेक्ट कि आप लैंड के रिलेटेड जितने भी इश्यूज आपके माइंड में आते हैं उसको सोचिए, आप उसका एक टेबल बना के रखिए कि लैंड के क्या इश्यूज हैं और उसी को है जो है मेंशन कर दीजिए। अगर आपको लैंड के इश्यूज पता होंगे तो ऑब्वियस ही बात है फैक्टर, लैंड फैक्टर के इश्यूज पता है तो आप सॉल्यूशंस भी फॉर श्योर सोच लोगे। अगर आपने बेसिक से पढ़ाई की है, मैं आपको बता देती हूँ लैंड की क्या इश्यूज है। इंडिया के अंदर जो है लैंड के अंदर मेन चीज क्या आती है कि यहाँ पे जो है 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, लेकिन सिर्फ 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड है। आप समझ सकते हो कि लैंड स्कैर्सिटी है। अब इस वजह से क्या होता है, लैंड स्कैर्सिटी की वजह से लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है और लैंड के अंदर जो है रियल इस्टेट जो हाइक है प्राइसेस के अंदर वो देखा जाता है। तो मतलब किसी भी इंडस्ट्री सेटअप होने के लिए लैंड के अंदर जो बेसिकली एक्विजिशन है वो बेटर होना चाहिए। इनफैक्ट आपने पढ़ा होगा कि लैंड एक्विजिशन डिलेज होते हैं, जब डिले होगा लैंड एक्विजिशन डिलेज, और इनफैक्ट ये भी पढ़ा होगा इसी के रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, क्लैरिटी नहीं है इंडिया के अंदर कि लैंड किसकी है, तो लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो पुअर है। इसीलिए जो टॉपिक आता है लैंड रिफॉर्म, GS 3 के अंदर भी लैंड रिफॉर्म्स टॉपिक है,
वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंड इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एवरी सेक्टर। अगर आप सर्विसेज की बात करोगे, आप टर्शरी सेक्टर की बात करोगे, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करोगे, एग्रीकल्चर की बात करोगे, सब में लैंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। तो लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली हो सकते हैं आपके सोल्यूशन। और सोच सकते हो कि लैंड एक्विजिशन डिलेज को कम करना है, या फिर आपने जो प्रीलिम्स के लिए जो भी स्कीम्स पढ़ी है, जैसे स्वामित्व स्कीम जिसके अंदर हम लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर रहे हैं, कर्नाटका का भूमि प्रोजेक्ट, ये सब जो है आपके सोल्यूशन में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है लेबर। अब सोचिए लेबर के अंदर क्या इश्यूज हैं। यूपीएससी किस पे फोकस कर रहा था, अभी आपने प्रीवियस ईयर्स देखे थे, वो बात कर रहा था जॉबलेस ग्रोथ, या फिर बात कर रहा था लेबर की प्रोडक्टिविटी। तो लेबर की एफिशिएंसी कैसी है, इंडिया के अंदर स्किल्ड लेबर है या नहीं, ये आपके लिए मेन पॉइंट हो जाएगा। अगर स्किल्ड लेबर नहीं है तो कितनी है, इसके अंदर आपको फैक्ट्स भी जो है इन्हीं लेक्चर्स के अंदर आपको मिलते जाएंगे। जैसे कि लैंड का आपने लर्न किया 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड। उसी तरह लेबर जो है इंडिया के अगर अंदर देखते हैं तो सिर्फ 2.98% है जो फॉर्मली ट्रेंड है, ये एनएसएसओ का डाटा है। और अगर हम साउथ कोरिया के अंदर देखते हैं इट्स अराउंड 98%। और इनफैक्ट जब बात की जाती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो क्यों नहीं किया, वहां पे भी आ जाता है लैंड जो लेबर रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर जरूरत है, रिजिडिटी है लेबर लॉज के अंदर, बहुत ज्यादा लेबर लॉज जो हैं वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण एक एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है। और इनफैक्ट आपने सुना होगा 4 लेबर कोड्स आए, ये प्रीलिम्स के लिए आपने पढ़ा हुआ, यहाँ पे आप मेंशन कीजिए कि 4 लेबर कोड्स जो हैं वो बहुत सारे लॉज को जो है कंपाइल करके एक जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको रिमूव करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि लेबर जो है स्टेट सब्जेक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट तो स्टेट को करना पड़ेगा। वो जो है लेबर कोड्स बनाए गए हैं नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये आप मेंशन कर सकते हो। अब जो ट्रेनिंग है वो पुअर है, ये हो गया। अब इसके अंदर आ जाता है कैपिटल के अंदर जो है ऑब्वियसली बात है, अगर आपने 9th क्लास के एनसीईआरटी में बहुत बेसिक तरीके से समझाया गया है, कैपिटल को ही इन्वेस्ट करके एक पैसा ही जो है वो इन्वेस्ट होना चाहिए, वो ही जो है आगे ग्रोथ बढ़ाएगा, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या एनी काइंड ऑफ सेक्टर रिक्वायर्स अ कैपिटल। तो कैपिटल किससे आती है, इसको ब्रॉड सोचिए। अगर आपने प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन की है, वहां के जो क्वेश्चंस हैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको देखा है तो आपको पता होगा गवर्नमेंट जो है मतलब यूपीएससी के अंदर स्टॉक मार्केट के ऊपर क्वेश्चन इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कैपिटल के अंदर और क्या इश्यूज हैं, बैंक से कैपिटल आता है, वहां से लोन, लेकिन यहाँ पे एनपीएस हैं। तो मतलब बेसिकली जो आपने एक बहुत ही छोटा टॉपिक माइक्रो टॉपिक बनता है बैंकिंग सेक्टर। क्या यूपीएससी ने पास्ट ईयर में बैंकिंग सेक्टर पे स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाया है? नहीं, एक भी क्वेश्चन जो है स्पेसिफिक बैंकिंग सेक्टर पे नहीं आया, लेकिन आपको उसकी नॉलेज या उसके फैक्टर्स जो है ब्रॉड क्वेश्चंस के अंदर मेंशन करने हैं। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, दे आर रिलक्टेंट टू गिव लोन्स। अगर लोन्स नहीं देंगे मतलब प्रीलिम्स की नॉलेज सोचिए, लोन्स नहीं मिलते मतलब मनी सप्लाई नहीं है, मनी सप्लाई नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है जो इंटरेस्ट रेट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे मार्केट के अंदर। और एनपीएस है तो उसके कारण क्या होता है, अगर एनपीएस रहते हैं इकोनॉमी के अंदर तो बेसिकली लोन और नहीं मिलेगा, न्यू इंडस्ट्रीज जो है सेटअप नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होगा। यहाँ पे रोल आ जाता है जो एनबीएफसी सेटअप की जाती हैं, या फिर आप कह सकते हो जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दी जाती है टू द एमएसएमईज को, और या फिर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को। स्टॉक मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोगों के अंदर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, सेबी का रोल आ जाता है। और क्या आप सोच सकते हो, वेंचर कैपिटल, प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, वेंचर कैपिटल पूछा गया, बहुत पुराना क्वेश्चन है, आई थिंक 2011 और 13। अब आज 2025 में जब आप मेंस लिखने जाओगे तो क्या आपको मेंशन नहीं करना चाहिए वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में, उनके इश्यूज नहीं पता होने चाहिए आपको कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, कॉपी कैट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और इंडिया के अंदर जो है उतनी R&D नहीं की जाती फॉर इन्वेस्टमेंट, और उसकी जो बेसिकली अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। तो कैपिटल के अंदर ये सब इश्यूज जो है आपको मेंशन करने हैं। और इनफैक्ट आप यहाँ पे सोचिए अगर गवर्नमेंट का लोन ज्यादा है तो मतलब जो प्रीलिम्स का कंसेप्ट है वो क्या है, क्राउडिंग आउट जो हो जाता है प्राइवेट का, तो
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी लो है, ये भी मेंशन कीजिए। फिर आ जाता है गवर्नेंस। ओवरऑल जब भी कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वर्कआउट करने के लिए एट लास्ट जो है गवर्नेंस चाहिए किसी भी इकोनॉमी के अंदर, जहां पे जो है गवर्नमेंट स्टेबल होगी, गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, वो ज्यादा ग्रो करेगी। आप सोचिए गवर्नमेंट जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम लेके आई, या फिर जो है आत्मनिर्भर भारत स्कीम थी, ये सब जो प्रोग्राम्स हैं वो क्यों लाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक पोर्टल बनाया और इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, आप GS2 के लिए या गवर्नेंस के लिए जो पढ़ते हैं यहाँ पे मेंशन कीजिए इश्यूज। रेड टेपिज्म की प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, रेड टेपिज्म के ज्यादा जो आप समझ सकते हैं यहाँ पे बात आ जाती है। इकोनॉमिक सर्वे ने एक बार मेंशन किया था चक्रव्यूह चैलेंज के बारे में कि एक बार जो है कंपनी बनानी इजी है लेकिन उसको वाइंड अप करना बहुत ही मुश्किल है। अगर वाइंड अप करना मुश्किल होता है तो कोई भी न्यू एंटरप्रेन्योर है वो सेटअप करने से घबराएगा, वो सोचेगा कि उसको ये एग्जिट करने के टाइम जो है प्रॉब्लम आएगा। तो आप यहाँ पे लिखते टाइम जो है छोटा सा पॉइंट लिखिए, जो है चक्रव्यूह चैलेंज ब्रैकेट में मेंशन कीजिए, इकोनॉमिक सर्वे, जो कोलेस्ट्रॉल रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उसको आप मेंशन कीजिए। जो इस तरह के पॉइंट्स है, अकाउंटेबिलिटी के प्रॉब्लम है, आप मेंशन कीजिए। फिर आ जाता है R&D को लेके। अगर हम डाटा देखते हैं इंडिया के अंदर कितने जो है प्राइवेट R&D के अंदर करते हैं, टॉप 10 इकोनॉमी से साथ कंपेयर करते हुए इंडिया के अराउंड ओनली 30% जो है 30 to 37% प्राइवेट पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ओवरऑल 10 इकोनॉमीज के अंदर इट्स अराउंड 70%, 67 to 70% जो है ये दे पार्टिसिपेट। और R&D टेक्नोलॉजी डेवलप होना इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ। और फिर आता है IPR प्रोटेक्शन। अगर IPR प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी इंडिया के अंदर, जो है कोई भी न्यू इन्वेंशन या न्यू सेटअप करने से बेसिकली उसको एक इंसेंटिव नहीं मिलता, तो IPR प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। और यहाँ पे जो है आप मेंशन कर सकते हो, आपने GS2 का जो जुडिशियल डिलेज है उसको मेंशन कीजिए। जो जुडिशरी के अंदर डिलेज होते हैं उसके कारण भी तो प्रॉब्लम होता है। फिर आ जाता है लास्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, सपोज कीजिए एक छोटी सी फैक्ट्री आपने सेटअप की, फैक्ट्री को आपने सेटअप कर लिया, लेकिन वहां पे रॉ मटेरियल आएगा तो आपको रोड की जरूरत है, उसको बेचने के लिए भी रोड की जरूरत है, एक पोर्टल की भी जरूरत पड़ेगी, कुरियर फैसिलिटी की जो है एक फैसिलिटी चाहिए होगी। अगर आपने कुरियर कर दिया, बेसिकली एक भेज दिया उनको, उसके बाद जो है एक कस्टमर के पास एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो ट्रैक कर पाए मतलब एक इंफॉर्मेशन ले पाए। अगर वो बेसिकली जैसे मिंत्रा, आप सोच सकते हो मिंत्रा के पास अगर आपने कुछ भी रिटर्न किया है, रिफंड तुरंत आता है। रिफंड आने से क्या हो गया, ये हो गया लॉजिस्टिक सेक्टर। जब आपके पास एक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए, अपना स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए भी चीजें होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। ये सब जो होता है ये आता है लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ ब्रॉड टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी है, तो लॉजिस्टिक्स का मतलब आपने समझा वेयर हाउसिंग, इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो इस तरह की जो भी कंपोनेंट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। और इंडिया के अंदर जो है इट्स अराउंड 13 to 14% ऑफ द GDP जो है आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है। माना जाता है कि अगर हमने इसको 10% भी कर दिया, 10% ऑफ द GDP, तो हमारे एक्सपोर्ट जो है 10% से इंक्रीज हो जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन अबाउट द ग्रोथ। तो ये जो टेम्पलेट है आपको हेल्प करेगा टू रिकॉल द पॉइंट्स, टू थिंक अबाउट द ओवरऑल इकोनॉमी। इसी के बारे में आप सोचिए, इसी के जो आगे कंपोनेंट्स बन सकते हैं आप उसको निकालने की कोशिश करिए। डोंट स्टिक टू वन पॉइंट, ट्राई टू मेंशन मल्टीपल पॉइंट्स। मेंस के अंदर अगर आप एक ही पॉइंट को एक्सप्लेन करते जाएंगे उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिलीव मी, अगर आप मल्टीपल पॉइंट्स लिखोगे, मल्टीपल डायमेंशंस को कवर करने जाओगे, उसके अंदर एक एक पॉइंट मेंशन कर दोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके बाद जो है टेम्पलेट को डिस्कस करने के बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ पोटेंशियल जीडीपी, जो मैंने कहा था एक स्टार क्वेश्चन है जीडीपी के बारे में। पोटेंशियल जीडीपी के डिटर्मिनेंट्स क्या है आपको ये प्रिपेयर करने चाहिए।
इसके अंदर आता है, जैसे कि मैंने बताया, लेबर के ऊपर यूपीएससी ने फोकस किया है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी क्या है वो आप समझ सकते हो, जो कैपेसिटी है इंडिया की टू अचीव द जीडीपी एट द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फैक्टर्स या फिर कांस्टेंट इन्फ्लेशन के ऊपर, ये हो गया आपका पोटेंशियल जीडीपी। लेबर की एफिशिएंसी होगी या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे तभी जो है आप पोटेंशियल जीडीपी अचीव कर सकते हो। मार्केट मैटर करती है, उसके अंदर लिक्विडिटी, अब यहाँ पे कैपिटल भी आ जाती है। कैपिटल स्टॉक अच्छा होना चाहिए। कैपिटल स्टॉक मतलब क्या, आपने प्लांट क्रिएट किया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब यहाँ पे जो है मेन चीज आती है आपके प्रीलिम्स की नॉलेज के, आपको डिफरेंस समझ आए कि लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है यूपीएससी के अंदर 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि अगर लोन वेवियर किया है वो ज्यादा बेनिफिशियल है या एक हमने बेसिकली हार्वेस्टर्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा फैक्टर है पोटेंशियल जीडीपी को अचीव करने के लिए। इन्फ्लेशन जो है अगर अच्छा होता है, मतलब देयर इज अ हाई इन्फ्लेशन या फिर मेंटेन्ड। अब यूपीएससी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि 2 to 6% जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाती है, वो किस लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है अगर होगा इट मींस देयर इज अ इंडिकेशन, देयर इज अ डिमांड इन द इकोनॉमी और सप्लायर्स विल बी मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस। तो इन्फ्लेशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिस्कल सपोर्ट जो है गवर्नमेंट, ये पॉइंट कहां से आता है, गवर्नेंस। गवर्नेंस हमने पढ़ा कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ का, यहां से आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट के थ्रू आता है। इनफैक्ट आई वुड से कि पोटेंशियल जीडीपी आप उन्हीं पॉइंट से भी लिख सकते थे। लैंड की प्रॉपर यूटिलाइजेशन से भी पोटेंशियल जीडीपी अचीव की जा सकती है। लेबर की एफिशिएंसी से, कैपिटल की डिप्लॉयमेंट से, अगर प्रॉपर कैपिटल क्रिएटेड होगा या यूटिलाइज होगा उससे भी क्रिएट की जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पॉइंट किया था, गवर्नेंस फैक्टर किया था, R&D, ये सब जो फैक्टर्स है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिए जा सकते हैं। तो बेसिकली वन एंड ऑल इकोनॉमी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नॉलेज है आप इसको याद रखिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको मेंशन करना है। एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप लिख सकते हो कि अगर बेसिकली एंटरप्रेन्योर जो है वो अवेलेबल होंगे, दे विल क्रिएट जॉब्स। इसका मतलब सिर्फ उसकी नॉलेज चाहिए, उसको कैसे आप यूज करते हो, दिस इज योर टास्क। अब इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स क्या इनहिबिट करते हैं। यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। अब हमने जो है उसी टेम्पलेट के ऊपर जो है आपको माइंड जो है लगाना है कि वही प्रॉब्लम्स जो हैं, फैक्टर्स क्या इनहिबिट करते हैं टू गेट दैट पोटेंशियल जीडीपी, कैसे लगाओगे वही टेम्पलेट के ऊपर। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। मैंने आपको टेम्पलेट जो है वो समझाया ताकि आप इकोनॉमी का हर क्वेश्चन लिख पाओ, लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम डे 2 से जब आप क्वेश्चन लिख के लेके आओगे, उसको लेते हुए हम समझेंगे कि किस तरह इंट्रो बनाई जाती है, फिर बॉडी के अंदर पॉइंट्स आते हैं, फिर वे फॉरवर्ड दिया होता है या कंक्लूजन। तो 4 पार्ट्स जो है आपको ये माइंड में रखते हुए जो है क्वेश्चंस को हम इवेलुएट करेंगे, आपको ध्यान रहना चाहिए। एक जो है इंट्रो के बाद जो है आपकी बॉडी होगी, उसके अंदर जो पार्ट्स हैं, अगर एक पार्ट है, 2 पार्ट, ये प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होने चाहिए, इनके आगे पॉइंट्स होने चाहिए। फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन के अंदर वे फॉरवर्ड या कोई भी चैलेंजेस के रिलेटेड अगर आपको पता होना चाहिए, ये मेंशन करोगे। उसके एंड में जो है आपकी लास्ट जो है वो कंक्लूजन होगा। तो आपको ये मेंशन करना है कि आप सबसे पहले लिखोगे इंट्रो, फिर लिखोगे वेव बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स होंगे, उसको आइडेंटिफाई करके जो है आप पॉइंट्स बनाओगे, फिर वे फॉरवर्ड आगा, देन कंक्लूजन। तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस के अंदर जो है मेन ब्रॉड क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको इस टेम्पलेट को माइंड में रखते हुए लिखना है। नेक्स्ट आता है कि आप किस तरह लिख सकते हो, सेक्टर वाइज सोच के। आप सोच सकते हो कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आई वुड से कि व्हाट इनहिबिट्स द ग्रोथ टू अचीव दैट पोटेंशियल जीडीपी, आप सोच सकते हो एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स लिख दीजिए। अगर एग्जाम के अंदर सोचना डिफिकल्ट है पॉइंट्स, कुछ तो हमें सोच के जाना पड़ेगा कि भी किस तरह हम सोचेंगे। बेसिकली सेक्टर वाइज सोच लीजिए, एग्रीकल्चर के क्या प्रॉब्लम्स है
या फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ से कैसे हम जीडीपी अचीव कर सकते हैं. देन यू कैन थिंक ऑफ द इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. देन यू कैन मेंशन सर्विसेज. इसके प्रॉब्लम्स को मेंशन कर दीजिए, इसके सॉल्यूशंस को मेंशन कर दीजिए. और एड ऑन जो है आपको 2 पॉइंट्स जो एड ऑन हर जगह लिख सकते हो, दैट इज गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो सेक्टर वाइज अप्रोच जब आप ले रहे हो तो उसके अंदर 2 पॉइंट्स अपनी तरफ से जोड़िए, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस. क्योंकि ये 2 जो है एक बेसिकली पिलर्स हैं. मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या आते हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस. जब भी आप वो वाला टेम्पलेट लोगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला, उसके अंदर भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस ऐड करना है. सेक्टर वाइज फैक्टर्स जो लोगे उसके अंदर भी आपको जो है ये लेना है. अब हमने जो है टेम्पलेट्स को डिस्कस किया. अब आप बारी आती है आपको क्वेश्चंस की. जो हमारा मेन प्रोग्राम है इसके अंदर जो है आपको मेन लिखना है कि सिग्निफिकेंस क्या है एमएसएमईज का, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं टू एड्रेस देयर कॉन्स्ट्रेंट्स. हमने जो है आपको ओवरऑल कॉन्स्ट्रेंट्स डिस्कस किए हैं इन द इकोनॉमी. अब आपको अप्लाई करने हैं टू वन स्पेसिफिक सेक्टर, दैट इज एमएसएमई. जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उसके अंदर क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो हमने बता दिए हैं. मेजर्स क्या होंगे वहीं से आएंगे, वो आपको सोचने हैं. नेक्स्ट आता है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट द स्टेडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप, गिव रीजंस इन द सपोर्ट ऑफ योर आर्गुमेंट्स. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाया गया है. हमने ऑल्दो इसको डिस्कस किया है, बट आप भी लिखिए इसको ताकि हम जो है इसको डिटेल में भी देख पाए. इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा एनालिटिकल क्वेश्चन आता है तो हम उसको लेके चले. तो आपको GS3 इकोनॉमी के अंदर मल्टीपल पेजेस के नोट्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. रेदर हम ट्राई करेंगे इन द एंड जो है आपके पास इकोनॉमी के टोटल जो है 10 to 15 पेजेस के नोट्स हो, आपके पास टेम्पलेट्स प्रिपेयर्ड हो, कुछ भी ऑन द स्पॉट क्वेश्चन आता है इकोनॉमी में फॉर श्योर अच्छा आंसर लिख पाओगे. ये हमारे टारगेट है. और इनफैक्ट हम इसके अंदर जो है प्रोग्राम के अंदर GS 1, 2, 3, 4 सबको कवर करेंगे. लेकिन यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी. आपको मेंटेन करना पड़ेगा. हर जो है लेक्चर आके यहाँ पे सुनना होगा और कंसिस्टेंटली जो भी हम आपको एडवाइसेस देंगे उसको अप्लाई करना होगा और आंसर्स लिखने की कोशिश करनी होगी. हमने कहा था कि हम 20 कॉपीज को जो बेसिकली इवैल्यूएट करेंगे, 2 क्वेश्चन, और उसमें से जो है बेस्ट 3 कॉपीज चूज होंगी. अब इसमें आता है कि आपको ये आंसर्स कहाँ पे शेयर करने हैं. ये टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. अब यहाँ से भी उठा सकते हैं. यहाँ पे आप अपनी कॉपी को शेयर कीजिए, हम इवैल्यूएट करके आपको देंगे फॉर श्योर. और आपके लिए ये इवैल्यूएशन ऑब्वियसली हेल्पफुल होगा और ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए. एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. और ये प्रोग्राम जो है आप 2024 मेंस लिखने वाले फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी पक्का हेल्पफुल होगा. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.